23 नवंबर 1996 इथियोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा का बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह काफी बिजी चल रहा था। इसी एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 के सामने एक चमचमाता बोइंग 767 विमान खड़ा था। 9 साल पुराना ये जहाज इथियोपियन एयरलाइंस के पहले वाइड बॉडी फ्लीट में से एक था और आज भी उसकी चांदी सी चमक बरकरार थी। ये विमान इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 बनकर उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार था। फ्लाइट 961 एक मल्टी स्टॉप रीजनल फ्लाइट थी जिसे अदीस अबाबा से पहले नायरोबी, फिर ब्राज़विले, फिर लागोस और फिर अंत में अबिजान जाना था। इस विमान में कुल 175 लोग सवार थे, जिनमें 36 अलग अलग देशों के नागरिक शामिल थे और इनमें 20 भारतीय भी थे। इस प्लेन में कुल 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन की कमान कैप्टन लियोल अबाते के हाथों में थी, जिनके पास लगभग 11,500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिनमें से उनके 4,000 घंटे बोइंग 767 पर ही गुजरे थे। कॉकपिट में उनके बगल में फर्स्ट ऑफिसर की भूमिका में योनस मैकुरिया बैठे थे, जिनके पास भी 6,500 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। सुबह 11:09 पर फ्लाइट 961 रनवे की धूल उड़ाते हुए टेक ऑफ कर जाती है। जैसे जैसे प्लेन ऊंचाई पकड़ने लगता है वैसे अदीस अबाबा शहर पीछे छूटता जाता है और नीचे सवाना के जंगलों की सुनहरी चादर फैलती नजर आती है। थोड़ी ही देर में विमान अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड यानी 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे थे। कोई खिड़की से बाहर झांक कर बाहर के खूबसूरत नजारों को निहार रहा था तो कोई किताबें या मैगजीन पढ़ने में बिजी होता है। कुछ लोग धीमी धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ चुपचाप अपने सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं। कैबिन क्रू भी ड्रिंक सर्व करने की तैयारी में जुट जाता है। प्लेन के कॉकपिट में भी सब कुछ नॉर्मल था। कैप्टन लियोल अबाते और फर्स्ट ऑफिसर योनस मैकुरिया रूटीन टॉक्स कर रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस विमान में आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। जो लोग अभी बिल्कुल रिलैक्स थे और सफर का मजा ले रहे थे, वो जल्दी ही एक ऐसी भयानक घटना का हिस्सा बनने वाले थे जो आगे चलकर एविएशन हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटनाओं में दर्ज होने वाली थी। टेक ऑफ के ठीक 20 मिनट बाद जब विमान अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था, तभी अचानक 3 लोग खौफनाक इरादों के साथ खड़े होते हैं और तेजी से भागते हुए कैबिन के गलियारे में आ जाते हैं। उन तीनों के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। जब तक कि लोग कुछ समझ पाते, उन तीनों में से एक चिल्लाकर कहता है, जो जहां जैसे बैठा है वैसे ही बैठा रहे, मेरे पास बॉम्ब है। अगर किसी ने हिलने की भी कोशिश की तो मैं इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही पूरे कैबिन में सन्नाटा छा जाता है। ड्रिंक सर्विस शुरू करने जा रही फ्लाइट अटेंडेंट्स के कदम एकदम से बर्फ की तरह जम जाते हैं। पैसेंजर्स हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में उन तीनों लोगों के वायलेंट रवैये और डरावनी धमकियों से सबको एहसास हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 961 सच में हाईजैक हो चुकी है। The Boeing 767 was en route to Kenya from Ethiopia when 3 Ethiopians hijacked the plane. They threatened to blow up the aircraft. The guy was one of 3 Ethiopian hijackers who stormed the cockpit, brandishing the jet's fire extinguisher and emergency axe. They demanded that the plane go to Australia. I told the lead hijacker, guy, we have 30 minutes to leave. Unless you allow me to land and refuel, we cannot make it to Australia. Lead hostess was up front, and I told her that she should prepare them more for the ditching, and that they would have to be in brace positions by impact, and that we most probably wouldn't be able to make any announcements before impact. The Boeing 767 plunged into the reef at about 180 miles per hour, breaking up and sending passengers hurtling into the bay. पैसेंजर्स को डरा धमकाने के बाद तीनों हाईजैकर्स तेजी से कॉकपिट डोर तक पहुंचते हैं और उसको झटके से खोलकर कॉकपिट के अंदर घुस जाते हैं। उनमें से एक के हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर था, दूसरे के हाथ में प्लेन की ही एक क्रैश एक्स थी और तीसरे ने अपने हाथ में बड़े से ग्लव्स पहन रखे थे और वो दावा कर रहा था कि ग्लव्स के अंदर बॉम्ब है। कॉकपिट में एक सीट पर कैप्टन लियोल अबाते और दूसरी सीट पर फर्स्ट ऑफिसर योनस मैकुरिया बैठे थे। हाईजैकर्स कॉकपिट में घुसते ही फर्स्ट ऑफिसर योनस मैकुरिया को एक्स और फायर एक्सटिंग्विशर से बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें इतना पीटते हैं कि उनके सर से खून बहने लगता है। इसके बाद तीनों हाईजैकर्स फर्स्ट ऑफिसर योनस मैकुरिया को धक्का देकर कॉकपिट से बाहर फेंक देते हैं। अब कॉकपिट में सिर्फ कैप्टन लियोल अबाते और वो तीनों हाईजैकर्स थे। उनमें से एक हाईजैकर, जो कि उन तीनों में सबसे मेन था, वो फर्स्ट ऑफिसर योनस की खाली हो चुकी सीट पर बैठ जाता है और कैप्टन लियोल अबाते से कहता है,
प्लेन को ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेकर चलो। इस प्लेन में हम बस 3 नहीं बल्कि 11 लोग हैं और अगर तुमने हमारी बात को मानने से इनकार किया तो सब के सब मारे जाएंगे। हाईजैकर असल में 3 ही थे और उन्होंने अपनी संख्या 11 सिर्फ पायलट को डराने के लिए बताई थी ताकि वो डर कर उनकी बात मान जाए। उनके इस झूठ और फर्स्ट ऑफिसर्स के साथ की गई मारपीट का असर कैप्टन लियो लाबाते पर भी हो गया। कैप्टन लियो लाबाते अचानक से घबरा जाते हैं और हाईजैकर्स की प्लेन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने की डिमांड को सुनकर उनकी सांस हलक में अटक जाती है। ये प्लेन अभी ईस्ट अफ्रीका के ऊपर उड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया तक जाने के लिए इसको इंडियन ओशन को पार करना था, यानी इस हिसाब से प्लेन को लगभग 10,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता। लेकिन मुश्किल ये थी कि विमान के अंदर उसकी डेस्टिनेशन के हिसाब से केवल 3.5 घंटे का ही फ्यूल लोड किया गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 से 11 घंटे के फ्यूल की जरूरत थी। यानी प्लेन में मौजूद फ्यूल के साथ ऑस्ट्रेलिया तो क्या, ऑस्ट्रेलिया के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा जा सकता था। इसलिए कैप्टन लियोल हाईजैकर से कहते हैं, प्लेन में ऑस्ट्रेलिया तक का फ्यूल नहीं है, हमें पहले कहीं रुक कर प्लेन रिफ्यूल करना पड़ेगा। लेकिन हाईजैकर्स कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो उल्टा इस बात से डरे हुए थे कि अगर प्लेन बीच में कहीं रुकता है तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने पायलट की बात मानने से इनकार कर दिया। हद तो तब हो गई जब एक हाईजैकर इथियोपियन एयरलाइंस की इन फ्लाइट मैगजीन सलामता निकालकर पायलट को दिखाता है, जिसमें बोइंग 767 के स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए थे। इस मैगजीन में लिखा था कि यह विमान बिना रुके 11 घंटे तक उड़ सकता है। कैप्टन लियोल को जल्दी ही ये बात समझ आ गई कि ये हाईजैकर्स नौसिखी हैं और इनको विमान के बारे में कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। कैप्टन लियोल हाईजैकर्स को समझाते हैं कि इसमें जो लिखा है वो केवल तब पॉसिबल है जब प्लेन में उतने घंटे तक फ्लाई करने के लिए फ्यूल मौजूद हो। इसके बाद वो हाईजैकर्स को फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर भी दिखाते हैं कि अभी जो फ्यूल है वो कितना कम है। इसके अलावा वो ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि 11 घंटे की रेंज तभी मिलती है जब टैंक पूरी तरह भरा हुआ हो, फुल पेलोड ना हो और हवा अनुकूल हो। लेकिन हाईजैकर्स को अब भी ये लग रहा था कि कैप्टन लियोल उनसे झूठ बोल रहे हैं। उनके चेहरे पर शक की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। उनको वो सारी टेक्निकल बातें महज एक बहाना लग रही थी। कैप्टन लियो लाबाते के लिए ये पहली बार नहीं था जब उनका प्लेन हाईजैक हुआ था। इससे पहले भी वो 2 बार हाईजैकिंग का शिकार हो चुके थे। पहली बार जब 12 अप्रैल 1992 को उन्होंने अदीस अबाबा से इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट ETH 574 की कमान संभाल रखी थी, तब प्लेन को 2 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया था और वो हाथ में ग्रेनेड्स लेकर कनाडा जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन किसी तरह 4 घंटे तक जोमो केन्याता एयरपोर्ट पर ड्रामा चलने के बाद आखिरकार दोनों ने सरेंडर कर दिया। दूसरी बार जब लियो लाबाते 17 मार्च 1995 को अदीस अबाबा से एक इथियोपियन एयरलाइंस के बोइंग 737-200 को उड़ा रहे थे, तब 5 हाईजैकर्स ने विमान को हाईजैक किया और स्वीडन लेकर जाने की मांग की। लेकिन यहाँ पर भी कई घंटे के ड्रामा के बाद हाईजैकर्स ने हथियार डाल दिए थे। दोनों बार विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एक भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को खरोच तक नहीं आई थी। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। हाईजैकर्स की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वो तीनों लगातार शराब पी रहे थे और पायलट के बहुत समझाने के बाद भी प्लेन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने की जिद पर अड़े हुए थे। हुलिया और हाव भाव से देखने पर साफ लग रहा था कि तीनों हाईजैकर्स इथियोपिया के ही है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि ये लोग आपस में फ्रेंच में बात कर रहे थे, जो कि इथियोपियंस के लिए कोई आम बात नहीं थी। कैप्टन लियो लाबाते को उन हाईजैकर्स के वायलेंट रवैये से इतना तो पता चल गया था कि जिस तरह उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को पीटकर कॉकपिट से बाहर निकाला है, अगर सन की हाईजैकर्स ने उनको भी बाहर निकाल दिया तो प्लेन क्रैश कर जाएगा और सारे पैसेंजर्स मारे जाएंगे। ऐसे हालात में कैप्टन लियो लाबाते को सबसे मुश्किल फैसला करना था। वो अगर हाईजैकर्स की बात मानकर प्लेन को ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाने का डिसीजन लेते तो मौत पक्की थी, और अगर वो हाईजैकर्स की बात मानने से इनकार करते तब भी मौत पक्की थी। जब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी सिचुएशन बन गई तो कैप्टन लियोल ने तीसरा रास्ता चुना। वो हाईजैकर्स को बातों में उलझाए रखकर किसी तरह हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। कैप्टन लियो लाबाते पूरी तरह काम रहते हुए हाईजैकर्स से कहते हैं कि रूट चेंज करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को असल सिचुएशन के बारे में बताना पड़ेगा। हाईजैकर्स किसी तरह इस बात के लिए मान जाते हैं। ये कैप्टन लियो लाबाते के लिए बड़ा मौका था। वो अदीस अबाबा एरिया कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं फ्लाइट 961 हाईजैक हो चुकी है और हाईजैकर्स प्लेन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने को कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है। इतना सुनते ही अदीस अबाबा एरिया कंट्रोल में हड़कंप मच जाता है।
हर कोई सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश में जुट जाता है। कैप्टन लियोल उनके रिस्पॉन्स का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन साथ ही वो प्लेन को धीरे धीरे कोस्ट की ओर मोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि प्लेन को ज्यादा सी के ऊपर नहीं ले जाना है। इसी बीच दो हाईजैकर्स कॉकपिट से निकलकर कैबिन में आ जाते हैं और फिर वो इंग्लिश, फ्रेंच और इथियोपियन लैंग्वेज अम्हारिक में अनाउंस करते हैं कि प्लेन अब उनके कंट्रोल में है। अगर किसी ने भी होशियारी दिखाई तो पूरे प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। प्लेन में मौजूद हर इंसान का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या होगा। हर कोई बस दिल थाम के बैठा हुआ था। इधर अब कॉकपिट में कैप्टन लियोल के साथ सिर्फ लीड हाईजैकर रह गया था। वो इथियोपियन एयरलाइंस टाइम टेबल से ऑस्ट्रेलिया के जनरल सेल्स एजेंट का फोन नंबर निकालता है और पायलट से कहता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में कॉल करो। लियोल उसको समझाते हैं कि प्लेन में टेलीफोन नहीं होता, अगर वहां बात करनी है तो पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिले करवाना पड़ेगा। इस बार भी किस्मत कैप्टन लियोल के साथ थी और हाईजैकर इसके लिए मान गया। इस दौरान इथियोपियन फ्लाइट 961 केनिया के ऊपर से गुजर रही थी। ऐसे में वो नायरोबी एटीसी से कांटेक्ट कर कहते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर्स प्लेन को ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के जनरल सेल्स एजेंट से बात करना चाहते हैं। कैप्टन लियोल अबाते ये भी बताते हैं कि प्लेन में अब सिर्फ 2 घंटे का फ्यूल बचा है। यह सुनते ही नायरोबी कंट्रोल रूम में खलबली मच जाती है। कंट्रोलर सबसे पहली बात यही कहता है कि इतने कम फ्यूल में ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना नामुमकिन है। सिचुएशन को संभालने के लिए कंट्रोलर कैप्टन से कहता है कि प्लेन को पहले मोम्बासा ले जाया जाए, क्योंकि प्लेन की करंट लोकेशन मोम्बासा के बहुत करीब है। प्लेन को पहले अगर वहां लैंड करा के रिफ्यूल करवाया जाए तो फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया जाया जा सकता है। इस पर लियोल का एक ही जवाब था कि हाईजैकर्स ऑस्ट्रेलिया के अलावा प्लेन को कहीं भी लैंड नहीं होने देना चाहते। इसके बाद कैप्टन लियोल रेडियो को कॉकपिट के लाउडस्पीकर पर स्विच कर देते हैं ताकि हाईजैकर्स भी हर बात साफ साफ सुन सके। अब जो भी बात होती वो सीधे हाईजैकर्स के कानों में जा रही थी। नायरोबी सेंटर मौका देखकर हाईजैकर से सीधे बात कहता है कि 2 घंटे के फ्यूल में ऑस्ट्रेलिया पहुंचना इम्पॉसिबल है। मोम्बासा से रिफ्यूल करवाकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा जा सकता है, लेकिन हाईजैकर्स नायरोबी सेंटर को कोई भी जवाब नहीं देते हैं। हाईजैकर्स को डर था कि अगर बीच में कहीं लैंड किया तो वो तीनों पकड़े जाएंगे। लीड हाईजैकर ने अपने इस डर को गुस्से के रूप में जाहिर किया। उसकी आंखें लाल थी और वो गुस्से में अचानक सीट से उठता है और एक झटके में लियोल के सिर से हेडसेट खींच लेता है और फिर उनके सनग्लासेस को भी उतारकर जमीन पर दे मारता है। नायरोबी का कंट्रोलर बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस तरफ से कोई जवाब नहीं गया। इसके बाद लीड हाईजैकर वापस फर्स्ट ऑफिसर की सीट पर कब्जा जमाकर बैठ जाता है। वो फ्लाइट कंट्रोल बटन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था जैसे कोई बच्चा नया गेम खेल रहा हो। थोड़ी देर बाद लियोल ने आखिरी बार कोशिश की और बहुत धीमी और थकी आवाज में कहा, फ्यूल अब खत्म हो रहा है और अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। अगर हमने जल्दी लैंडिंग नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लीड हाईजैकर एक नहीं सुनता। उसकी आंखों में अब पागलपन साफ दिख रहा था। वह अचानक चीखकर ऑर्डर देता है, बस बहुत हुआ, अब सीधे समुद्र की तरफ मुड़ो और प्लेन को जमीन से दूर ले चलो। गुजरते समय के साथ अब हर मिनट भारी होता जा रहा था। विशाल इंडियन ओशन नीचे इंतजार कर रहा था और 175 लोगों से भरा ये प्लेन अब मौत की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। कॉकपिट में अब सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। घंटों से चल रहा ये खतरनाक खेल अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। लियोल की आंखें इंस्ट्रूमेंट पैनल पर जमी हुई थी। फ्यूल गैस की सुइयां तेजी से नीचे सरक रही थी, जैसे मौत का काउंटडाउन चल रहा हो। बाहर दिन का उजाला अभी भी था, लेकिन प्लेन के अंदर मौजूद लोगों की आंखों के सामने डर के कारण अंधेरा सा छाने लगा था। कैप्टन लियोल अबाते इस मोमेंट पर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इस दौरान जब प्लेन कोमोरोस आइलैंड्स के ऊपर उड़ान भर रहा था, तब उन्हें मोरोनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे दिखाई देता है। वो प्लेन को बहुत संभाल कर उस एयरपोर्ट रनवे से 15 से 20 नॉटिकल माइल साउथ में चक्कर लगवाने लगते हैं। उनका प्लान था कि वो प्लेन के फ्यूल खत्म होने पर यहीं पर लैंड कर देंगे, लेकिन इस बीच लीड हाईजैकर फिर से कैप्टन को टोक देता है और कहता है कि प्लेन को समंदर की तरफ ही रखो। इस बीच फ्यूल के बहुत कम होते ही 11:41 पर प्लेन का राइट इंजन काम करना बंद कर देता है। राइट इंजन के बंद होते ही एक झटके में पूरा प्लेन हिल जाता है और अजीब सी आवाज आती है। अब लीड हाईजैकर को भी EICAS पर रेड वार्निंग मैसेज साफ साफ दिख रहा था। वो घबराकर अचानक से अपने साथियों से बात करने के लिए कैबिन में चला जाता है। कैप्टन लियोल इस मौके का फायदा उठाते हैं और माइक से यात्रियों को वार्निंग देते हुए कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर पायलट,
प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया है और प्लेन का एक इंजन भी खराब हो गया है। आप सभी क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार हो जाए और अगर हो सके तो हाईजैकर्स का सामना करने की कोशिश करें। कैप्टन का यह अनाउंसमेंट सुनते ही लीड हाईजैकर भागते हुए वापस कॉकपिट में आता है और गुस्से में लियोल के हाथ से माइक छीनकर फेंक देता है। इसके कुछ ही देर बाद लेफ्ट इंजन भी बंद हो जाता है। इतने बड़े एयरक्राफ्ट के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। प्लेन अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। वो हवा में ग्लाइड करता हुआ तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। जब हाईजैकर को समझ आया कि प्लेन नीचे जा रहा है तो वो घबरा जाता है। वो चिल्लाते हुए कैप्टन से कहता है कि प्लेन को 39,000 फीट पर ही रखो। उसे लग रहा था कि पायलट जानबूझकर नीचे ले जा रहा है। इस बार कैप्टन लियोल अबाते का सब्र भी जवाब दे जाता है और वो भी ऊंची आवाज में कहते हैं कि प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो चुका है और दोनों इंजन्स बंद हो चुके हैं। अब एयरक्राफ्ट को ऊपर रखना नामुमकिन है। अब ये प्लेन खुद ही डिसेंड करता रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। इस पर लीड हाईजैकर थोड़ा ठहर कर कैप्टन की तरफ देखते हुए एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, अब हम साथ में मरेंगे। कैप्टन लियोल उसके इस जवाब से बिल्कुल हैरान थे। जहां कॉकपिट में तनाव चरम पर था तो वही कैबिन के अंदर हालात उससे भी ज्यादा भयानक हो चुके थे। बच्चों के रोने की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। महिलाएं और पुरुष डर से चीख रहे थे। कई लोग अपनी सीट पर आंखें बंद किए हुए जकड़े हुए थे जैसे मौत का इंतजार कर रहे हो। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ अपने परिवार की तस्वीरें हाथ में पकड़े हुए थे। ऐसे समय में भी किसी ने भी हाईजैकर्स का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सबको यही डर था कि अगर किसी ने जरा सी भी कोशिश की तो हाईजैकर्स प्लेन को बम से उड़ा देंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि लोग हाईजैकर के ग्लव्स के अंदर जिसे बॉम्ब समझ रहे थे, असल में वो शराब की एक ढकी हुई बोतल थी। अगर ये सच्चाई समय रहते सामने आ जाती तो शायद लोग उन हाईजैकर्स का सामना कर लेते और मौत इस तरह सिर पर खड़ी नहीं होती। इस बीच फर्स्ट ऑफिसर योनस मैकूरिया हालात का जायजा लेने लगते हैं। उन्होंने देखा कि ज्यादातर पैसेंजर्स ने डर की वजह से लाइफ जैकेट को पहले ही फुला लिया था। ये देखकर उनके होश उड़ गए। वो बाकी क्रू के साथ मिलकर सबको शांत रहने और लाइफ जैकेट अभी ना फुलाने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इसके बाद वो कैप्टन लियोल की मदद के लिए कॉकपिट में आ जाते हैं। कैप्टन लियोल अब ये बात साफ समझ चुके थे कि अब प्लेन को किसी भी एयरपोर्ट तक ले जाना नामुमकिन है, इसलिए वो आखिरी पलों में प्लेन को समंदर में उतारने का फैसला करते हैं। वो प्लेन को जानबूझकर समंदर की उस दिशा में ले जा रहे थे जहां जमीन सबसे पास थी, ताकि क्रैश लैंडिंग के बाद अगर कोई बचता है तो रेस्क्यू की थोड़ी उम्मीद बनी रहे। अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे। प्लेन 200 नॉट्स की रफ्तार से इंडियन ओशन में ग्रांडे कोमोरो के नॉर्थ कोस्ट के बिल्कुल पास से नीचे की ओर गिरने लगता है। नीचे मित्सामियोली गांव था और उसके ठीक सामने गलावा बीच की सफेद रेत चमक रही थी। ये बीच उस वक्त कोमोरोस का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, जहां बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और होटल्स थे। उस दिन भी धूप बहुत अच्छी थी, लहरें शांत थी और बीच पर मौजूद लोग एंजॉय कर रहे थे। एक साउथ अफ्रीकन कपल हाथ में कैमरा लिए खड़ा था। जब उन्हें दूर से इतना बड़ा प्लेन इतनी नीचे उड़ता दिखाई दिया तो पहले उन्हें लगा कि शायद कोई एयर शो हो रहा है। उन्होंने हंसते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इधर कॉकपिट में कैप्टन लियोल और फर्स्ट ऑफिसर योनस आखिरी कोशिश कर रहे थे। वो प्लेन को लहरों के साथ साथ रखना चाहते थे ताकि विंग सीधे ना टकराए और ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाए। दोनों आखिरी वक्त तक प्लेन को कंट्रोल करते रहे, लेकिन अब कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। प्लेन समंदर के पानी को चूमता है और अचानक लेफ्ट विंग टिप पानी में धंस जाता है। जैसे ही लेफ्ट विंग पानी को काटते हुए समंदर में घुसा, पूरा प्लेन उसकी तरफ खिंच जाता है। प्लेन पानी के ऊपर कई बार उछलता है और फिर पानी के नीचे छिपी कोरल रीफ से जोरदार तरीके से जा टकराता है। एक जोरदार विस्फोट की आवाज के साथ पूरा प्लेन 4 बड़े टुकड़ों में टूट जाता है और उन सभी टुकड़ों में तेजी से पानी भरने लगता है। जो प्लेन आसमान की ऊंचाइयों में था वो देखते ही देखते समंदर में डूब रहा था। अंदर जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी उनकी टकराकर जान चली जाती है। जिन्होंने लाइफ जैकेट अंदर ही फुला ली थी वो पानी भरते ही छत से चिपक जाते हैं और पानी में ही डूबकर जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। हालांकि कुछ खुशकिस्मत लोग जो विमान के टुकड़े होने पर सीधे पानी में जाकर गिरे थे वो लहरों पर तैरने लगते हैं और जो लोग अंदर जिंदा थे वो टूटे हिस्सों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। गलावा बीच पर खड़े लोगों को भी समझ आ जाता है कि ये कोई एयर शो नहीं बल्कि एक बड़ा प्लेन क्रैश है। प्लेन क्रैश का नजारा इतना भयानक था कि बीच पर अफरा तफरी मच जाती है और वहां पर मौजूद औरतें चीखने लगती है। प्लेन बीच के किनारे से सिर्फ 500 मीटर दूर था, पर उन 500 मीटर में जिंदगी और मौत का फासला था। ये जगह कोमोरोस के सबसे बड़े रिजॉर्ट के ठीक सामने थी। ऐसे में वहां मौजूद लोग एकदम से हरकत में आ जाते हैं। सबसे पहले होटल के स्कूबा डाइवर्स नाव लेकर दौड़ते हैं। उनके साथ 8
8 फ्रेंच डॉक्टर्स भी थे जो छुट्टियां मनाने आए थे। हादसे के कुछ ही सेकंड बाद पहली बोट क्रैश साइट पर पहुंच जाती है और जिंदा बचे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू हो जाती है। स्कूबा डाइवर्स पानी में कूद पड़ते हैं, किसी का हाथ पकड़कर तो किसी को लाइफ जैकेट के सहारे खींचकर पहले बोट पर और फिर किनारे लाया जाता है। अब तक कोमोरोस आइलैंड की अथॉरिटी को भी इस प्लेन क्रैश का पता लग चुका था और गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम भी क्रैश साइट पर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। 3 बेवकूफ हाईजैकर्स की वजह से हुए इस प्लेन क्रैश में 175 में से 125 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 3 हाईजैकर्स भी शामिल थे। बाकी 50 लोग किसी तरह से जिंदा बच गए, लेकिन वो भी जख्मी हालत में थे। जिंदा बचने वालों में दोनों पायलट भी शामिल थे। ये 50 जिंदगियां कैप्टन ल्यूएल अबाते की सूझबूझ, अनुभव और आखिरी पल तक लिए गए सटीक फैसलों की वजह से सलामत थी। उन्होंने फ्यूल खत्म होने और दोनों इंजन फेल होने पर भी पैनिक नहीं किया और आखिरी सेकंड तक एयरक्राफ्ट का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हुए प्लेन को ऐसे एंगल पर रखा कि इंपैक्ट कम से कम हो और लैंडिंग कोस्ट के आसपास ही कहीं हो। यही वजह थी कि प्लेन सीधे खुले समुद्र में नहीं बल्कि शोर के पास गिरा और दर्जनों लोगों को तैरकर बाहर आने का और तुरंत रेस्क्यू मिलने का मौका मिला। अगर कैप्टन ने आखिरी मिनटों में थोड़ी भी चूक की होती तो शायद एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचता। इसी असाधारण करेज और एयरमैनशिप के लिए फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन ने कैप्टन ल्यूएल अबाते को बाद में अपने सबसे बड़े सम्मान प्रोफेशनलिज्म इन फ्लाइट सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया। इथियोपियन सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक खास टीम ने इस पूरे हादसे की जांच की। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था। इंजन्स, फ्यूल सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल्स सब सही हालत में थे, लेकिन जांच के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे बड़ा झटका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलने के बाद लगा, क्योंकि यह सिर्फ आखिरी 34 मिनट की ही रिकॉर्डिंग दे पाया था। दूसरा इंजन बंद होने से ठीक पहले के 32 मिनट और उसके बाद के 2 मिनट की रिकॉर्डिंग इसमें थी। बाकी पूरी उड़ान की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी। दूसरी बड़ी मुश्किल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की थी। जांच में पता चला कि इस बोइंग 767 में गलती से बोइंग 757 वाली डेटा फ्रेम सेटिंग्स लगी हुई थी। इसके कारण बहुत सारे पैरामीटर्स या तो गलत रिकॉर्ड हुए या फिर बिल्कुल खो गए। इन सीमाओं के बावजूद अवेलेबल एविडेंस से एक बात साफ थी कि इस हादसे की डायरेक्ट कॉज हाईजैकर्स की जिद थी। जब फ्यूल खत्म हो चुका था और दोनों इंजन्स बंद हो चुके थे, तब भी हाईजैकर्स कैप्टन की बात मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन हाईजैकर्स ने इस प्लेन को हाईजैक ही क्यों किया, ये जानने के लिए 1990s के इथियोपिया को समझना होगा। दरअसल 1990s में इथियोपिया में खून खराबे का दौर अपने चरम पर था। सालों से भयंकर सूखे और अकाल ने लाखों लोगों की जान ले ली थी और ऊपर से सिविल वॉर ने देश को तोड़कर रख दिया था। 1974 में एम्परर हेल सेलासी को हटाकर देश में एक सैन्य तानाशाही सरकार स्थापित हो गई थी, जिसे डर्ग कहा जाता था। इसमें वो क्रूर सैनिक शामिल थे जिन्होंने रेड टेरर के नाम पर हजारों लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद डर्ग सरकार भी ढह गई और डर्ग का लीडर मेंगिट्सु हेल मरियम रातों रात जिम्बाब्वे भाग खड़ा हुआ। इसके बाद इथियोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में आई और बदले की राजनीति शुरू हो गई। पुराने रिजीम से जुड़े सैनिकों और समर्थकों को जेलों में डाला जाने लगा। ऐसे में कई लोग देश छोड़कर भागना चाहते थे। इथियोपिया में अराजकता के दौर में इथियोपियन एयरलाइंस दुनिया की उन गिनी चुनी एयरलाइंस में से एक थी जो सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती थी। लेकिन यहाँ के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बेहद कमजोर थी। 1991 से 1996 के बीच कम से कम 10 बार इथियोपियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक हुए। ज्यादातर हाईजैकर्स ऐसे इथियोपियंस थे जो बस किसी भी तरह देश छोड़कर किसी दूसरे देश में असाइलम चाहते थे। फ्लाइट 961 के तीनों हाईजैकर्स अलेमायेहू बेकेली बेलाहने, माथियास सोलोमोन बिले और सुल्तान अली हुसैन भी इसी डर और डेस्परेशन का हिस्सा थे। डर्ग के पतन के बाद तीनों नए टिग्रे डोमिनेटेड सरकार के डर से भागना चाहते थे। इनमें से 2 हाई स्कूल ग्रेजुएट्स थे और एक हाईजैकर्स नर्सिंग में काम करता था। तीनों के पास अब कोई रोजगार नहीं था। उनके कुछ जानकार ऑस्ट्रेलिया में जाकर असाइलम लेकर रह रहे थे, इसलिए वो भी ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी जिंदगी को सेटल करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना उसकी वजह से उन तीनों की और 122 बेकसूर लोगों की जान चली गई। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 के इस हादसे ने ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने कई कमजोरियां एक साथ उजागर कर दी और फिर कई सुधार हुए।
हाईजैकिंग्स को रोकने के लिए 1998 से इथियोपियन एयरलाइंस ने अदीस अबाबा के अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और कुछ यूरोपियन रूट्स पर अंडरकवर आर्म्ड मार्शल्स बैठाने शुरू कर दिए। ये लोग सादे कपड़ों में पैसेंजर्स बनकर उड़ते हैं और कॉकपिट सेफ्टी की जिम्मेदारी लेते हैं। ये प्रोग्राम बाद में अमेरिका के फेडरल एयर मार्शल सर्विस का आधार बना। इसके साथ ही कैप्टन लियो लाबाते ने हाईजैकर्स को साफ साफ बता दिया था कि फ्यूल कम है, जिसके बाद हाईजैकर्स ने और दूर उड़ने को मजबूर किया। इस गलती से सबक लेते हुए नई गाइडलाइंस आई, जिनके मुताबिक अब पायलट को सिखाया जाता है कि हाईजैकर्स को कभी भी सही फ्यूल स्टेटस नहीं बताना है। अगर कभी कोई प्लेन हाईजैक हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट की तरफ ले जाओ, चाहे हाईजैकर्स मना ही क्यों नहीं कर रहे हो। और इसके साथ ही ATC से कोडेड या इनडायरेक्ट भाषा में बात करो। ये सारी बातें आज हर एयरलाइन के हाईजैकिंग SOP का हिस्सा है। इस हादसे में 125 मौतों में सबसे ज्यादा मौतें सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि पैसेंजर्स ने केबिन के अंदर ही लाइफ वेस्ट फुला ली थी। पानी भरते ही वो छत से चिपक गए और बाहर नहीं निकल पाए। इस हादसे के तुरंत बाद इथियोपियन एयरलाइंस ने और फिर ICAO ने सभी एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शंस दिए कि सेफ्टी डेमो में इस बात को पैसेंजर्स को ठीक से समझाया जाए कि ऐसी सिचुएशन में फ्लाइट के लैंड करने के बाद ही लाइफ जैकेट को खुलाए। इसके साथ ही फ्लाइट में करीब 36 देशों के लोग थे और इमरजेंसी के दौरान सिर्फ इंग्लिश में अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, जिससे बहुत से पैसेंजर्स क्रू की बातों को ठीक से समझ ही नहीं पाए। इसके बाद इथियोपियन एयरलाइंस ने अपनी ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर इमरजेंसी की सिचुएशन में मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट शुरू किए। हादसे के बाद इथियोपिया के एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को भी पूरी तरह से अपग्रेड किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग शुरू हुई और असाइलम सीकर या पॉलिटिकली डिससैटिस्फाइड पैसेंजर्स के प्रोफाइल पर खास नजर रखी जाने लगी। इस दौर में कॉकपिट का दरवाजा अनलॉक्ड रहता था और उनमें कोई मजबूत ताला नहीं होता था। हाईजैकर्स इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कॉकपिट में घुस गए थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि खुला कॉकपिट डोर कितना खतरनाक है। हालांकि इसके बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हो सका, लेकिन 2001 में जब अल-कायदा के आतंकियों ने अमेरिका में 4 प्लेन हाईजैक करके 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया, तो उसके बाद सभी एयरलाइंस ने बुलेट प्रूफ और हमेशा लॉक रहने वाले कॉकपिट के दरवाजे मैंडेटरी कर दिए। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है तो एविएशन हिस्ट्री का एक और भयानक हादसा चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन भी आपको हैरान कर देगा। 1996 में दिल्ली के पास हवा में टकराए 2 प्लेन्स में एक ही पल में 349 लोगों की जान चली गई थी। गलती कहां हुई, किसका मिसकम्युनिकेशन था और कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा मिड एयर कोलिजन बन गया, इसकी पूरी कहानी आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।